रिलायंस इंडस्ट्रीज के पहली तिमाही के नतीजे पर हमारा एक खास शो इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल जो बताएगा कि रिलायंस के नतीजे कैसे रहे और अब आगे स्टॉक के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप पांड्या और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वीके शर्मा HDFC के, साथ ही साथ डीडी शर्मा रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के हमारे स्टूडियो में हैं, ट्रेड्स ब्रोकिंग के संदीप जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रयेश जैन फोन लाइन पर जुड़े हैं और साथ ही साथ अर्नब पंड्या भी। इन सभी की राय लेते हैं किस तरह से ये नतीजे देखने चाहिए। प्रयेश, आप काफ़ी करीब से डिटेल नंबर्स अपने प्रोजेक्शंस लेकर जो चल रहे थे, आपकी उम्मीद पे किस तरह से खरा उतरा है रिलायंस का नतीजा? जो रिजल्ट्स देखें अगर तो बॉटम लाइन लेवल पे डेफिनेटली एक थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है। हमारा अनुमान था करीबन 5250 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशंस थी और आया है 5350 करोड़, तो एक स्लाइड बीट है वहाँ पर। लेकिन वो मेन रीजन है अदर इनकम का, जहाँ पे काफ़ी हायर आया है हमारे एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन से। लेकिन अगर सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो GRMs जो हैं रिफाइनिंग के वो $8.4 पर बैरल आए हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी इन लाइन है। हमारा 8.5 का अनुमान था, लेकिन एबिट मार्जिन उस सेगमेंट का काफ़ी मजबूत आया है हमारे एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में। और अगर जो पेटकेम की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, जबकि क्योंकि जो एबिट मार्जिन है वो 8.6% आए हैं, फ्लैट है सीक्वेंशियली। हमारा अनुमान था कि करीबन 9% के आसपास आएगा मार्जिन्स, बट लेकिन तो इस रिफाइनिंग और पेटकेम ने एक दूसरे को ऑफसेट कर दिया परफॉर्मेंस, और ऑयल एंड गैस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है तो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। तो ओवरऑल एक जो इन लाइन विद परफॉर्मेंस है, लेकिन सेगमेंटली रिफाइनिंग नेगेटिव है और पेटकेम नेगेटिव है। और आपको बता दूं एक बार रिलायंस के नतीजे जिस तरह से आए हैं, आप देख सकते हैं 90,600 करोड़ के आसपास यहाँ पर सेल्स का आंकड़ा आता हुआ दिखा है और मुनाफे का आंकड़ा 5,350 करोड़ के आसपास यहाँ पर मुनाफे का आंकड़ा आया है। तो तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट है 4% की, लेकिन साथ दल साथ यहाँ पर 19% से ज़्यादा मुनाफा बढ़ता हुआ। प्रयेश, आपसे अब राय यही लेना चाहूँगा, क्या आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपनी रेटिंग कुछ चेंज करेंगे और अब आपकी स्टॉक पर क्या राय है और क्या टारगेट्स हैं? पिछले क्वार्टर में हमने जब रिजल्ट्स आए थे रिलायंस के, हमने रिलायंस को अपग्रेड किया था मार्केट परफॉर्मेंस से बाय, और हमारा टारगेट उस टाइम पर 930 का था। और स्टॉक अभी काफ़ी हद तक हमारे टारगेट प्राइस के नज़दीक है। हमने रिवाइज किया टारगेट प्राइस को 950 का, जब गैस प्राइस हाइक आई थी। तो उस दौरान काफ़ी अपमूव देखा गया है स्टॉक में, और हमें यहाँ से लगता नहीं वैल्यूएशन अपसाइड्स हैं ज़्यादा। तो हमारा रेटिंग अभी इस पर रिवाइज करके मार्केट परफॉर्मर हो जाएगा और टारगेट प्राइस 950 का मेंटेन करेंगे। 950 का टारगेट प्राइस और मार्केट परफॉर्मर ये रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रेटिंग। और पिछले कुछ दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के लिए काफ़ी बेहतरीन रहे हैं, स्टॉक में एक अच्छा उछाल और बाजार की तेजी को लीड करने की कोशिश भी की है। लेकिन वीके शर्मा साहब, आपके पास आऊँगा और जानना यही चाहता हूँ, क्या मुनाफे का आंकड़ा आपकी भी उम्मीद से बेहतर आया है? रिलायंस की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आपको बेहतर दिख रही है? रिलायंस की परफॉर्मेंस तो पहले ये बात कि रिजल्ट्स के बाद रिलायंस कोई तोड़फोड़ नहीं करता है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है न ज़्यादा नीचे जाता है। इसलिए इसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से शायद 100 करोड़ ज़्यादा हैं, और वो ऑब्वियसली जो पहले बताया गया है अदर इनकम के चलते हुए हैं। लेकिन जो आगे चलते हुए, जो पिछले क्वार्टर में जो मैंने बात बोली थी, पिछले क्वार्टरली जब नतीजे आए थे तो यहाँ पे $10 के GRMs थे, और तभी कहा था कि ऑल्दो कंपनी ने आशा जताई थी कि ये अच्छे चलेंगे, मेरा ये मानना था कि ये ऐसा नहीं रहेगा, और उसी प्रकार से ये रिजल्ट्स आए हैं। अब जबकि ये GRMs घट के $8.5 प्रति बैरल पे आ गए हैं, जो सिंगापुर जो GRMs है उनसे तो फिर भी बेहतर हैं, और ऑब्वियसली बिकॉज जब आप 14 नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स की कोई रिफाइनरी लेके बैठे हैं, इतनी महंगी रिफाइनरी, ऑब्वियसली आप बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे। लेकिन आगे चलते हुए मेरा ये मानना है कि जो नाइमेक्स क्रूड और जो ब्रेंट क्रूड के बीच का जो गैप था, जो पिछले क्वार्टर में करीब $10 था, वो घट के 50 सेंट रह गया है। तो उस दृष्टि से होप बनती है कि जैसे जैसे गैप बढ़ेगा, वापस जब नाइमेक्स नीचे जाएगा तो यहाँ पे GRMs में बेहतरी दिखाई देगी। तो मैं अब इस क्वार्टर के लिए, यानी कि जो आपका सितंबर क्वार्टर है, उसके लिए मैं आशान्वित हूँ। यहाँ पे GRMs बढ़ते हुए देखेंगे तो ओवरऑल जो
क्योंकि रिलायंस पहले ही करीब 11% बढ़ चुका है इस क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में एक महीने में पहले, जो रिजल्ट के एक महीने पहले जो 11% की वृद्धि हुई है वो वापस नहीं जाएगी। मैं समझता हूँ यहाँ पे भी थोड़ा और ऊपर जाने की जगह रहेगी बाजार के साथ साथ। ओवरऑल बाजार को आउट परफॉर्म कर सकता है रिलायंस, लेकिन अगर बाजार गिरता है तो ये भी कोई अतिशयोक्ति ना होगा, ये भी उसके साथ साथ गिरेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप GRM के यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, यानी आप कह सकते हैं कि एक बैरल तेल को प्रोसेस करके रिलायंस जो कमाई करता है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन उम्मीद ये कि आगे ये कुछ बेहतर होती हुई नजर आएगी। अर्नब, जब आप पूरे नतीजे को एनालाइज करते हैं, किस तरह के खास ट्रेंड आपको इस नतीजे से निकल कर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जब एनालिस्ट बैठ करके आगे के प्रोजेक्शन कर रहे होंगे तो क्या वो अपने अब तक के अनुमान में कुछ बेहतरी करेंगे या उन्हें कुछ चिंताएं नजर आएंगी? अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पहले एक हेड को लेते हैं जो अदर इनकम है, जो इस क्वार्टर में काफ़ी ऊंची आई है। उसका कारण यही है कि इस क्वार्टर में पहले तो कंपनी ने अपने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो ये एक आइटम है जो सस्टेन नहीं होगी, तो इसको डेफिनेटली एनालिस्ट आगे जाके अपने एनालिसिस में शामिल कर देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप उनका कैश बैलेंस देखें तो वो बड़ा है, तो यानी कि इस प्रकार वो किस तरीके से इस कैश बैलेंस को जो अब 90,000 प्लस करोड़ हो गया है वो कैसे डिप्लॉय करते हैं और उस पर क्या कमाई आती है, उससे भी ये अदर इनकम की जो फिगर है वो आगे जाके इन्फ्लुएंस होगी। तीसरी बात यह है कि हम अगर मार्जिन्स देखें तो पेटकेम के मार्जिन्स जो गिर रहे थे वो अब स्टेबल हो चुके हैं। वो एक डेफिनेटली एक ट्रेंड के हिसाब से एक फिगर है जो ध्यान में रखी जाएगी। और चौथी बात यह है कि जब आप रिफाइनिंग मार्जिन्स को देखें तो उसमें किस हद तक वो गिरे हैं इस क्वार्टर में एज कम्पेयर टू कि पिछले क्वार्टर में जब 10.1 तक गए थे। अगर आप देखें तो उसमें भी जो गिरावट आई है वो चिंताजनक नहीं है। तो इसीलिए आगे जब आप पूरा सिचुएशन को देखते हैं कि जिस प्रकार से दुनिया भर में ऑयल की प्राइस मूवमेंट्स हो रही हैं और किस प्रकार ये रिलायंस के रिफाइनिंग मार्जिन्स को इम्पैक्ट करेगा, तो उसमें भी एनालिस्ट बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि किस प्रकार का ट्रेंड वो आगे जाके इसमें शामिल कर सकते हैं। डीडी शर्मा जी, जो अर्नब कह रहे हैं कि पेटकेम में एक थोड़ी स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आ रही है, क्या मानना चाहिए कि ये आगे भी सस्टेन होगा और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इस सेगमेंट के मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे? जी हाँ, मेरे ख्याल से जितना इनपुट प्राइसेस में जो है फॉल आना था वो आ चुका है। और चूंकि जैसा मैंने पहले बताया कि डोमेस्टिक मार्केट में जो है डिमांड बहुत अच्छी है, इसके लिए जो है रियलाइजेशंस में जो है उनको तकलीफ नहीं आ रही है, रियलाइजेशंस भी स्टेबल हो रहे हैं। तो उसके चलते मुझे नहीं लगता कि पेटकेम मार्जिन में जो है और गिरावट आएगी। पेटकेम मार्जिन स्टेबल रहेंगे। अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरती है तो हो सकता है कि जो रियलाइजेशंस हैं वो भी कम हो जाए, और रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ेगी तो रियलाइजेशंस बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल जो है स्टेबिलिटी पेटकेम मार्जिन में रहेगी। तो चलिए, ये हैं रिलायंस के नतीजे जो उम्मीद से थोड़े से बेहतर मुनाफे के फ्रंट पर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नतीजों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस ने पहली तिमाही में बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। हम पेट्रोकेमिकल कारोबार में अपना निवेश जारी रखेंगे और जिसका लंबे वक्त में कंपनी को फायदा मिलेगा। इस तिमाही अच्छा ऑपरेटिंग रेट देखने को मिला है और मुकेश अंबानी ने यह भी कहा है कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है और इसकी ग्रोथ को देखते हुए हम सभी अभी तक का सबसे बड़ा निवेश यहां पर करने को तैयार हैं। हमारा रिटेल कारोबार भी शानदार ग्रोथ दिखा रहा है और पहली तिमाही में इसमें 53% की ग्रोथ देखने को मिली है। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स के साथ रिलायंस के नतीजों पर चर्चा जारी रही। रिलायंस के नतीजों पर इस खास चर्चा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जहां मुनाफा 5,352 करोड़ का रहा है। बाजार और हमारे पोल की उम्मीद से काफी बेहतर 100-125 करोड़ रुपए मुनाफा ज्यादा आता हुआ दिखा है। वहीं सेल्स का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक आया है। GRM $8.5 के आसपास, $8.4, वो भी उम्मीद के मुताबिक। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है रिलायंस के नतीजों पर डिटेल में चर्चा करने के लिए। नरेंद्र तनेजा साहब है, VK शर्मा साहब है, DD शर्मा जी, अर्नब पांड्या और संदीप जैन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। संदीप, हमने बात की नंबर्स की, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक का रिएक्शन ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सोमवार को जब बाजार खुलेंगे, क्या लगता है रिलायंस का स्टॉक जो ऑलरेडी 6 महीने के हाईस पर जाकर बंद हुआ है,
क्या और अपसाइड है इन नंबर्स को देखने के बाद, और यदि हाँ तो कितनी? देखिए, मुझे नहीं लगता अनिल जी कि बहुत ज़्यादा अपसाइड रहा है इसमें। और जिस तरीके से जनवरी ऑनवर्ड्स जो अच्छे रिजल्ट का दौर शुरू हुआ था, जनवरी में बहुत अच्छे रिजल्ट देने के बाद एक थम्सअप मिला था, और अब लगता है कि कहीं ना कहीं ये 950 से लेकर 980 का जो रेंज है, यहाँ पे एक ठहराव मिलेगा और कहीं ना कहीं होल्ड करके रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। कई चीज़ें बहुत अच्छी भी सामने आई है, जैसे कि रिटेल कारोबार है उसमें अच्छी बढ़ोतरी आई है, शेल गैस एसेट्स बनाए हैं कंपनी ने अच्छे नए, और जिस तरीके से पेटकेम का भी एक आउटलुक दिया है अंबानी साहब ने, वो भी एक अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से क्रूड में तेजी है, मुझे लगता है कि आगे जीआरएम्स और बेहतर हो सकते हैं। और पेटकेम बिजनेस में जो एक प्रेशर था मार्जिन्स पे, वो भी अब कहीं कम होने लगे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एडिशनल कैपेसिटीज और जब ऐड होंगी तो ये सेगमेंट भी और बेहतर करने लग जाएगा। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटीज भी बढ़ाई थी, तो उससे मार्जिन्स भी बेहतर हुए इस पर्टिकुलर सेगमेंट के, और डिमांड भी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि नेगेटिव साइड में बहुत कुछ खोने को नहीं है, और डेफिनेटली ट्रेडर्स एक अपना स्टॉप लॉस डेफिनेटली बना के चले, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से 950 से 80 यहाँ पे एक ठहराव मिलेगा, बट अदरवाइज इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है कि 1000 रुपये का फिगर डेफिनेटली क्रॉस करेगा। तनुजा साहब, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो दोनों ही जो मुख्य कारोबार हैं, पेट्रोकेमिकल और साथ ही साथ रिफाइनिंग, इनमें आप इस समय न केवल देश में बल्कि चूंकि ये ग्लोबल इंडस्ट्री है तो दुनिया में किस तरह का रुझान देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि आगे मार्जिन्स पे दबाव दिखेगा या बेहतर करने के मौके दिखेंगे? देखिए, जहाँ तक पेटकेम की बात है, मुझे लगता है कि अगर आप इसको पूरे, थोड़ा सा लगता है इस समय अगर आप इसको देखें कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कहीं पे दिखेगा, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर पे जाएंगे, जो धरातल पे ग्लोबली जो सिचुएशन बनी है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर में आप देखेंगे इसके अंदर काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जहां तक जीआरएम की बात है, अगर आप देखिए तो मुझे तो काफी इंप्रेसिव रिजल्ट नजर आया है। अगर आप जीआरएम देखिए सिंगापुर में जो चल रहा है, और बाजार दुनिया के और बाजारों में जो रिफाइनिंग बाजार में चल रहा है, उसके हिसाब से जो जीआरएम है वो काफी इंप्रेसिव है। हमको ये बात भी साथ में ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ट्रेडिशनल सप्लायर है क्रूड के, जहां से ज्यादातर रिलायंस जो क्रूड सोर्स करता है, वहां काफी परिवर्तन हुए हैं। कुछ 2 देश ऐसे हैं जहां से ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से रिलायंस तेल लेता है, वहां पे सत्ता परिवर्तन हुए हैं। उस सबके बावजूद भी जो जीआरएम है उसका वो काफी इंप्रेसिव वो हैगा। मुझे लगता है कि आने वाले जो क्वार्टर्स है उसमें आपको उसमें थोड़ा सा और फर्क और इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। यहां बात में एक और कहना चाहूंगा कि जो जिस हिसाब से क्रूड ऑयल की हालात बने हुए हैं, और खासतौर से हमने पिछले 10 दिन के अंदर जो मूवमेंट देखा है, जो उत्तर की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ गया है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में क्रूड की जो कीमत है शायद जो है वो और बढ़ने वाली है, और ये भी हो सकता है कि वो $120 कहीं पे क्रॉस कर जाए। अगर हमने ये दूसरी तरफ देखा है कि जब भी क्रूड की प्राइसेस ज्यादा होती हैं तो जीआरएम पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, और रिलायंस के जो खासतौर से रिजल्ट्स होते हैं उसमें जीआरएम में उस पर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो क्रूड सोर्सिंग स्ट्रेटजी है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है, सबसे अच्छी रणनीति इनके पास है, जो सिंगापुर या कोरिया या चाइना में भी आपको नजर नहीं आती है। तो उससे इनको पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा वो ये कि पूरे अगर आप सिचुएशन को उठा करके ऑयल एंड गैस सेक्टर की देखते हैं तो तेल को लेकर के और रिफाइनिंग को लेकर के फिलहाल काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, जिसका रिलायंस को और खासतौर से जीआरएम के अंदर उसका आपको पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा है। लेकिन विनोद जी, एक और सवाल रिलायंस के बढ़ते कैश लेवल और बढ़ती अदर इनकम को लेकर है। लेकिन काफ़ी एनालिस्ट ये मानते कि अदर इनकम का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से अब रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़े भारी निवेश और एग्रेसिवली एक्सपांशन के जो प्लान्स बनाए, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे ये चिंताएं दूर हो जाएगी और ये एक ऐसा बिजनेस होगा जो जबरदस्त रेवेन्यूज रिलायंस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा? जी, मुझे तो ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह की इनको परमिशंस मिलेंगी अपना अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिस तरह का इनको वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए जो पैसे हैं वो कम पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छा रहेगा कि ये जो पैसा जब यूज होगा तो एक प्रोडक्टिव यूज के लिए यूज होगा। तो हो सकता है क्योंकि एक्सप्लोरेशन के अंदर जो आपको रिटर्न है वो थोड़ी लंबी मिले, तो ये अदर इनकम का जो एक बैसाखी जो रिजल्ट्स को अच्छा करते रही है वो शायद आगे चल के न मिले या उस अनुपात में न मिले जिसका बाजार आदि हो चुका है। तो लेकिन एनालिस्ट इसको एक अच्छी दृष्टि से देखेंगे, उससे कोई नाराज नहीं होंगे। तो बाजार इस बात को, एनालिस्ट इस बात को पसंद करेंगे कि अदर इनकम रिड्यूस हो जाए और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रियली प्रोडक्टिव, खासकर मेन स्ट्रीम बिजनेस के लिए जाएं तो और अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ इसका
जो एक राइटिंग ऑन द वॉल है वो क्लियर है। ये आगे चल के इनकम कम होगी और ये जिस चीज़ के लिए यूज़ होगी उसके लिए एनालिस्ट आशान्वित रहेंगे। यानी कि रिलायंस का भारी भरकम कैश अब इसके कोर कारोबार में लगता हुआ दिखेगा और वहां से परफॉर्मेंस बेहतर होने की पूरी संभावनाएं आगे बनती हुई नजर आएगी। इस खास चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद रिलायंस के नतीजों पर और रिलायंस के स्टॉक के टारगेट प्राइस पर हमारी डिस्कशन होगी। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर। रिलायंस के नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और जैसे कि हमने बात की कंपनी के अलग अलग कारोबार पे किस तरह का नज़रिया निकल कर आता है। डीडी शर्मा जी, जो संकेत आए हैं टेलीकॉम कारोबार को लेकर, काफ़ी वक्त से बाजार की इस पर नज़र है और इस बार विस्तार से रिलायंस ने अपनी प्रेस रिलीज में अपने टाइप्स के बारे में चर्चा की है आरकॉम को लेकर। लेकिन क्या इस वित्त वर्ष के दौरान एनालिस्ट इस कारोबार से किसी तरह के आमदनी मुनाफे का अनुमान लेकर अभी चल रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से इस वित्त वर्ष में तो शायद कुछ भी जो है वो नहीं होगा, लेकिन अगले वित्त वर्ष में आप देखेंगे कि टेलीकॉम जो है वो एक बड़े कारोबार के रूप में उभरेगा, क्योंकि जो भी डाटा का जो कारोबार है वो एक बहुत बड़ा जो है कारोबार बन सकता है। साथ ही साथ ये वॉइस में भी अगर जाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक बड़ा जो है गेम चेंजर हो सकता है। और चूंकि जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ी ही किलिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होगी और उसके जरिए जो है बहुत बड़ा मार्केट शेयर ये गेन करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली जो है एक बड़ा टॉप लाइन शुरुआत में आएगी बड़ी, और बॉटम लाइन आने में हो सकता है कि कुछ समय लगे, लेकिन बड़ा कारोबार बनेगा ये। विनोद जी, राय आपसे लेना चाहूँगा, क्या आप अपनी रेटिंग बदलेंगे इस स्टॉक पर? क्या कुछ अपग्रेड करेंगे? क्या प्राइस टारगेट और क्या ओपिनियन आपकी स्टॉक पर है, स्टॉक प्राइस पर है? हमने तो इसको ये जो करंट जो टर्मोइल मार्केट में चल रहा है उसके लिए एक इस स्टॉक को चुना था। अपने निवेशकों को बताया भी है कि इस स्टॉक में आप निवेशित हो सकते हैं 1 साल के लिए, और यहाँ से जो अभी प्राइस है वहाँ से करीब आप 950 रुपए तक की तेजी आने वाले 6-7 महीनों में भी देख पाएंगे, ऐसा मुझे तो लगता है। ये जो रिजल्ट है ये इसको कुछ शेयर को अच्छा या बुरा नहीं बनाएंगे, अच्छा या बुरा बनाएंगे आने वाली जो प्राइजेस हैं, क्रूड की कीमतें किस तरह से चेंज होती हैं और नाइमेक्स और खासकर जो ब्रेंट क्रूड है वो किस तरह से उनका डिफरेंस कितना बढ़ता है। जितना बढ़ेगा, जितना नाइमेक्स नीचे रहेगा उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे अच्छी आएगी। और मैं ये देखना चाहूँगा कि अब रिलायंस कौन सी चीज़ों के अंदर जाना चाहेगा या अपने कोलैबोरेटर्स को लाना चाहेगा, बिकॉज एफडीआई की लिमिट्स बहुत सारी बड़ी हैं, और क्या आगे रिलायंस नया करेगा वो ज़्यादा इसको आगे लेके जाएगा बनिस्बत जो इसने पेटकैप मार्जिन इसका हम काफ़ी हद तक जिक्र किए हैं, वो मेरे ख्याल से एक नॉन इवेंट हो जाएंगे ऐसे माहौल के अंदर जब इकोनॉमिक स्लोडाउन ग्लोबली हो रहा है। उसके अंदर कोई तेजी आने की संभावना इमीडिएटली तो नहीं दिखती जी। लेकिन जो बाई कॉल्स निकल कर आए हैं, चाहे शर्मा जी के हों या फिर दूसरे एनालिस्ट के, तनेजा साहब, उसमें बड़ा हिस्सा कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ साथ तमाम जो आगे आने वाले अब अनुमान है कि गैस प्राइस बढ़ेगा, मैक्रो तस्वीर, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा, और जो विनोद जी अंदाजा ये भी लगा रहे हैं कि उस कैश का डिप्लॉयमेंट अब प्रोडक्टिव अपने ऑपरेटिंग पर्पस के लिए कंपनी कर पाएगी। किस तरह का एक टाइमलाइन आप उस लिहाज से लेकर चलेंगे और कितनी सर्टेनिटी के साथ आपको लगता है कि एक विजिबिलिटी है एनालिस्ट के लिए जो इस हिसाब से अनुमान लगाना चाहते हैं अगले वित्त वर्ष का या उसके आगे का? देखिए, अगर आप 3 मुख्य चीजें मुझे लगता है जो सामने आएंगी। एक तो यह है कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो पिछले 3 महीने में हुआ है वो सरकार की जो अलग अलग विभाग हैं और रिलायंस के बीच में जो तनाव चल रहा था प्राइसिंग को लेकर के, रेगुलेटरी इश्यूज को लेकर के और तमाम और मुद्दों को लेकर के, वो लगभग अब खत्म हो चुका है, जो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और जिसका इम्पैक्ट जो है रिलायंस के फाइनेंशियल्स पे आने वाले वक्त में दिखेगा। प्राइसिंग का जहां तक मुद्दा है, मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और जब गैस का उत्पादन जो अच्छी मात्रा में शुरू हो जाएगा रिलायंस की अपनी फील्ड से, वो 2016 और 2017 उस समय जो प्राइस लगभग इनको मिलनी चाहिए, जो मेरा अपना कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 9.5 जो है वो लैंडिंग प्राइस होगी जो रिलायंस को मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर गैस की प्राइसेस में थोड़ा सा उछाल आएगा। अब जापान के भी बड़ी स्पष्ट होने वाला है, फ्रांस का भी स्पष्ट होने वाला है कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्या ये दोनों देश अब गैस पर ज्यादा ध्यान देंगे? जापान तो निश्चित रूप से देगा। तो और दूसरी तरफ जो है चीन, वो भी गैस की तरफ ज्यादा जा रहा है, न्यूक्लियर की जो है वो कर रहा है, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करा, उन्होंने प्रोजेक्ट को बंद किया।
इसका मतलब है कि वहां भी रुझान एलएनजी और गैस की तरफ ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये कीमतें 9.5 के आसपास बड़ी रियलिस्टिक हैं जैसे। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है आने वाले बहुत जल्दी आप इसके अनाउंसमेंट सुन सकते हैं कि रिलायंस बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी, वो करेगी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर देश को और मजबूत बनाने का और उसका विस्तार करने में, जिसमें ये बीपी के साथ मिलके आप देखेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट होगा और काफी नए प्लान उसमें उसकी घोषणा हो सकती है। दूसरा चीज जो है वो टेलीकॉम का। टेलीकॉम के अंदर मेरा व्यक्तिगत जो हिसाब से मैं कंपनी को ट्रैक करता हूं, आप ये देखेंगे 4G और साथ में जो अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया 100% इन्वेस्टमेंट, उससे कंपटीशन हीट अप होगा। लेकिन रिलायंस को एडवांटेज जो है वो फर्स्ट मूवर का होगा, क्योंकि जो टेलीकॉम में एक न्यू रिवोल्यूशन भारत के अंदर शुरू होने वाला है 2014 से, और उसमें रिलायंस को एडवांटेज होगा फर्स्ट मूवर का, क्योंकि उसमें वॉइस डेटा के अलावा साथ साथ जो बाकी जो डेटा है और जो सारा जो डिजिटल रिवोल्यूशन देश में होने वाला है उसमें रिलायंस को जो है बहुत बड़ा फायदा होगा। तीसरी और बड़ी अहम चीज जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि रिलायंस एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास कैश रिजर्व्स इतना बड़ा है, और पिछले दिनों जो गवर्नमेंट ने एफडीआई अलाउ कराया खासतौर से डिफेंस सेक्टर में, आने वाले चंद महीने में आप देखेंगे कि रिलायंस उस एरिया में जाएगी और डिफेंस के अंदर वो सारा सेक्टर जहां पे कि मनी सिक्योर होती है और दूसरी तरफ आपको एक सिक्योर्ड वे में अपना बिजनेस को विस्तार करने का मौका मिलता है, रिलायंस उस स्थिति में होगी। लार्सन एंड टूब्रो और टाटा भी होंगी, लेकिन रिलायंस तीसरी कंपनी होगी जो उसमें मेजर बड़े तरीके से जाएगी बाहर के कोलैबोरेशन के साथ और दूसरी तरफ सरकार के कुछ कोलैबोरेशन के साथ। तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में ये तीन चीजें ऐसी होने वाली हैं जो काफी हद तक रिलायंस का चेहरा बदलेंगे। आज जो हम रिलायंस देखते हैं वो रिलायंस एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा 2017 में, और 2017 में आप ये देखेंगे कि रिफाइनिंग के साथ साथ रिटेल के साथ साथ ये जो तीन चीजें हैं वो गैस वितरण, गैस का उत्पादन और साथ में टेलीकॉम और कहीं ना कहीं डिफेंस, ये रिलायंस के जो शक्ल है उसको बदलेंगे। तो यहाँ पर रिलायंस के नतीजे उम्मीद से बेहतर और आगे के लिए कोर बिजनेस से और बेहतर परफॉर्मेंस आने की संभावना है। ये है रिलायंस के नतीजों पर खास चर्चा। नरेंद्र तनेजा साहब, वीके शर्मा साहब, दिलीप शर्मा साहब, अर्नब पांड्या जी और संदीप जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए इस खास चर्चा में आज अपनी राय देने के लिए। मुझे और प्रदीप को दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार। अरे जो आपने कह दिया वही विशेष नहीं, क्या लग रहा है? नॉन इवेंट सा ही लग रहा अब देखेंगे परसों कौन से भाई बड़े भारी पड़ते हैं, छोटे या बड़े। है। छोटा वाला तो जोर का चल रहा है बॉस। छोटे अब तो लगेगी ना, माल डाला तो है क्या? पेशी हो गई ना।